बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इमरान ख़ान फिर उस स्टेज पर आ गया है कि जिसको पंजाबी में कहा जाता है कि अच्छा तो फिर आपकी तरफ से इनकार ही समझा जाए, यानी तुहाडे वल्लों ना ही समझिए। उस मरहले पर आ गया है। और सदर आरफ उल्वी उर्फ दंदान सास किस मिशन पर है और उसे किसने मिन्नत तरला करने के बाद कहा कि ये मिशन शुरू करो। और ये है कि इमरान ख़ान कुछ हलकों का लाडला क्यों है और किस हद तक है, ये हैरानकुन मामला है। इन तीनों अमूर पर हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक मुख्तसर सा मामला रिजवान रज़ी के हवाले से कि उनके मकान को गिराने के लिए लाहौर के कब्ज़ा माफिया का जो हेड है, वो क्या नाम है उसका, वज़ीर का इकबाल नाम का कोई वज़ीर है, तो उसको परवेज़ इलाही ने LDA का डिप्टी चेयरमैन भी लगा दिया है ताकि वो कब्ज़े करे, मुझे भी हिस्सा दे और इमरान ख़ान को भी हिस्सा दे। तो ये इंतहाई काबिल मज़म्मत वाक़या है। वो रज़ी साहब का घर गिराने के लिए पहुंच गया और एक कानूनी तौर पर ख़रीदे गए, कानूनी तौर पर बनाए गए और तमाम कागज़ात की मौजूदगी में इस मकान को वो इकबाल नामी वज़ीर ने LDA के अमला की मदद से गिराने की कोशिश की, लेकिन कुछ मुज़ाहमत हुई तो वो भाग गए। लेकिन ये बड़ा संजीदा मसला है क्योंकि सुनने में आ रहा है कि लाहौर में वसी पैमाने पर ये कब्ज़ा ग्रुप जो है कब्ज़ा करने की साजिश कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है। LDA की मालूमात इनके पास हैं कि कौन सा मकान किस बेवा के पास है, किस मकान के मालिक यतीम बच्चे हैं, ताकि अगर जहाँ जहाँ ये मकानों का पता चले कि इनका वाली वारस कोई नहीं है तो उनको पहुंचकर बुलडोज़र की मदद से उनके घर गिरा दिया जाए और उन बेवाओं को, बच्चों को भगा दिया जाए और फिर उन मकानात को कब्ज़ा में लेकर ये दौलत कमाई जा सके। अगर अदालतें होती पाकिस्तान में तो ज़ाहिर इस बात का नोटिस लेती, लेकिन हमारे यहाँ अदालतें हैं इमरान ख़ान को रिलीफ़ देने के लिए और किसी को रिलीफ़ नहीं मिलता। आपने कल देखा कि शहबाज गिल की ज़मानत तो होगी, ठीक है, लेकिन ज़मानत के मौके पर जो रिमार्क्स दिए गए वो नाकाबिले यकीन है। शहबाज गिल की तकरीर मौजूद है, उसका एतराफ़ मौजूद है कि ये तकरीर मैंने ही की थी। उस तकरीर में उसने फ़ौज के अंदर बगावत कराने की कोशिश की और मातहत फ़ौजी अफसरों को, ब्रिगेडियर लेवल से और उससे नीचे के अफसरों को ये कहा कि वो अपने सीनियर जनरलों का हुक्म ना माने। तो ज़मानत के रिहाई के हुक्म के तहत जो रिमार्क्स दिए गए वो ये थे कि इस तरह के लापरवाही से दिए गए बयानात की कोई वक़्त नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर शहबाज गिल कल कत्ल कर दे तो क्या उस वक्त भी यही कहा जाएगा कि वो एक लापरवाही से इसने कत्ल कर दिया, इसकी क्या अहमियत है। तो बहरहाल ये एक बड़ा हैरत अंगेज़ वाक़या है और इसी की तरफ मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा ने भी इशारा किया है। उन्होंने कहा कि अगर इमरान ख़ान कुछ हलकों का लाडला ना हो तो ये 3 दिन की मार है। दर हकीकत 3 दिन भी मरियम साहबा ने ज़्यादा कहे, ये 2 दिन की मार है। राना सनाउल्लाह पूरी PTI को इमरान ख़ान समेत लपेट कर बनी गाला के तह खाने में बंद कर सकता है। ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं, इनकी ये अनारकी पैदा करने की जो सलाहियत है वो कुछ भी नहीं है, सिवाय सिर्फ इसलिए है कि इनके पीछे कुछ मजबूत लोग जो हैं वो न सिर्फ ये है कि इनको हलाशरी दे रहे हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, उनको रिलीफ़ दे रहे हैं और इनकी मदद कर रहे हैं। तो इसकी वजह से इमरान ख़ान जो है उसकी जो नॉसेंस वैल्यू है वो बढ़ी हुई है, वरना वाक़यतन ये राना सनाउल्लाह इसे एक दिन में पूरी PTI समेत बंद करके किसी तह खाने में ताला लगा सकता है, इसकी ये औकात है। तो अब आते हैं हम अपने मरकज़ी मौजू पर कि इमरान ख़ान इस पोजीशन पर फिर पहुंच गया है कि अच्छा तो आपकी तरफ से फिर इनकार ही समझा जाए। देखिए, एक दिन पहले इसने ये बयान दिया था कि मैं बहुत जल्द कॉल देने वाला हूँ। 2 दिन पहले इसका बयान था कि मैं कॉल देने वाला हूँ, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म, कारकुन तैयारी कर लें, इसी महीने जलगार होगी, इसी महीने ये होगा। अच्छा, यहाँ पर एक इख्तिलाफ भी है, उसको भी मैं ज़िक्र करता हूँ। अगले दिन इसने बयान दिया कि अगर मैंने कॉल दी तो हुक्मरानों के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी, हुकूमत के लिए मामला नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगा। किसी ने इस लफ्ज़ अगर पर गौर नहीं किया। ये अगर इसकी पसपाई का पहला कदम था। तो कल इसने पहले तो वो
अदालत में पेशी के ये शहबाज गिल की रिहाई के मौके पर जो बातचीत की उसमें उसने काफ़ी सारी बातें कर दी। अच्छी खासी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन इसकी तसल्ली नहीं हुई। और फिर चंद घंटों के बाद शाम को 5:15 साढ़े 5 बजे ये फिर टीवी पर आ गया और एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस इसने की, जिसका ऐलान पहले से कर दिया गया था। और ज़ाहिर है बहुत सारे लोग चौकन्ने हो गए, सिवाय मुझ जैसे कुछ लोगों के, जिनको पता था कि इसने क्या कहना है। तो चुनांचे इसने बहरहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लोगों ने सुनी कि पता नहीं अब ये तारीख देगा, ऐलान देगा, कोई बम फोड़ेगा। लेकिन इसने अपने मातहतों की लिखे हुए आदाद शुमार पेश किए, जिनमें से अक्सर गलत थे, ख़ास तौर पर कोरोना के हवाले से और ग्रोथ रेट के हवाले से इसको सारी मालूमात गलत दी गई। और जो जिस तरह किसी ने लिख कर दिया उसी तरह इसने पढ़ दिया। जहाँ तक इसने ये कह दिया कि कराची में आटा 100 रुपये लीटर मिल रहा है। अब लीटर आटा कहाँ मिलता है? इससे पहले इसने कहा था कि बिजली जो है वो पता नहीं कितने रुपए लीटर है, भारत में 25 रुपये लीटर है। इस तरह की बात भी इसने की थी। ये शुक्र है ये नहीं किया, कह दिया कि 25 रुपये किलोग्राम में मिलती है। तो खैर उन आदाद शुमार को छोड़िए, फजूल बातों को, इल्ज़ामात को, लेकिन जो ओवरऑल टोन थी वो कुछ यानी एक चूं चूं का मुरब्बा थी, नाकाबिल फ़हम किस्म की तकरीर थी। चेहरे पर एक टेंशन के आसार थे, परेशानी के आसार थे, गुस्से के आसार थे। और यानी हासिल गज़ल बल्कि हासिल मुशायरा जो मिसरा था, जो शेर था, वो ये था कि अगर मामलात इसी तरह चलते रहे, कोट एंड कोट उसके फ़िक्रा है एग्जैक्ट अल्फाज में कि अगर मामलात का लफ्ज़ उसने नहीं कहा, लेकिन उसके बगैर फ़िक्रा पूरा नहीं होता। अगर मामलात इसी तरह चलते रहे तो फिर हम ज़्यादा देर सब्र नहीं कर सकते, यानी हमसे मुराद मैं और मेरी पार्टी, तो फिर हम ज़्यादा देर सब्र नहीं कर सकते, फिर अवाम को एहतजाज की कॉल देंगे। अब ज़्यादा देर सब्र नहीं करने की गुंजाइश के फ़िक्रे का मतलब ये है कि कुछ देर हम अभी मज़ीद सब्र कर सकते हैं। इसका मतलब यही है कि वो फ़ौरन जो इसे कॉल आई हुई थी, बड़े ज़ोर की लगी हुई थी, वो उसमें इसको अब कुछ रिलीफ मिल गया है या इसने सब्र कर लिया है। और मेरा ख़्याल है कि सब्र ही कर लिया है, क्योंकि वो जो होता है ना कि अच्छा तो फिर आपकी तरफ से ना ही समझा जाए, तो ये उस तरह का सब्र है कि फिर हम ज़्यादा देर सब्र नहीं कर सकते। ये ऐन वही फ़िक्रा है जिसके माने हमें वैगनों पर लिखे हुए नज़र आते हैं कि फ़लाँ मुतालबा पूरा करो वरना डैश 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 डैश। आवाम को कॉल देने में अभी कुछ देर है। अब पता नहीं ये जो कल परसों तक जो ख़बरें पहुंची थी मुख्तलिफ़ ज़राए से, वो तो ये बता रही थी कि चूँकि साद यानी खुशकिस्मत तारीख़ों का इंतखाब पिंकी पीर साहब ने कर दिया है, और वो है गालिबन 24, 25, 26 या 23, 24, 25, ये 3 तारीख़ों का इंतखाब किया है कि अगर इन 3 तारीख़ों में कॉल दे सको, बल्कि 2, तो फ़ायदा होगा, वरना इसके बाद फिर मामला हाथ से निकल जाएगा। क्या ये इन तारीख़ों को इग्नोर करने की नौबत आ गई है या कोई और मामला है? बहरहाल आज 16 तारीख़ हो गई है, तो 24, 25, 26 का मतलब ये है कि 4 दिन ये और 4 दिन वो, 7-8 दिन बाद इसको कॉल देनी पड़ेगी, वरना वो जो जादू टूने वाली सरकार है उसके हिसाब से मामला इसके हाथ से निकल जाएगा। तो जहाँ तक मुझे अंदाज़ा होता है कि इसके ये जो इसने मज़ीद मोहलत दे दी है कि अगर इसी तरह चलते रहे तो फिर ज़्यादा देर हमसे सब्र नहीं होगा। तो जो ज़्यादा देर के वाले सब्र के पीछे क्या कहानी है? वो कहानी ये है कि तमाम अफवाहों और दबाव के घंटों के बावजूद कोई फरीक दबाव में नहीं आ रहा, गवर्नमेंट भी दबाव में नहीं आ रही। मरीम नवाज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस कल की इस बात का सबूत है कि मुस्लिम लीग बतौर पार्टी भी दबाव में नहीं आ रही। अगरचे मुस्लिम लीग का गिरता हुआ वोट बैंक जो है वो एक लम्हा फ़िक्रिया है, वो एक अलग बिलाग का तगाज़ा करता है, लेकिन मरीम के लहजे से ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि वो इसको ना अहमियत दे रहे हैं, ना इसके मुतालबे को सुन रहे हैं, ना इसके अल्टीमेटम को सुन रहे हैं। और रारा सल्लल्लाहु ने तो कह दिया है कि वो आ जाएँ, हम ठीक कर देंगे मामला, इनको समझा देंगे, इनकी तबीयत साफ़ कर देंगे। तो तबीयत साफ़ होने से ही डरते हैं। एक तो हर तरफ से ये मायूसी, इनकार, नो लिफ्ट का जो मसला है, क्योंकि अस्करी क़यादत की तरफ से भी इन्होंने इस बीच में एक मज़ीद अफवाह उड़ाई गई कि ईवान सदर में जनरल बाजवा से इमरान खान की या जनरल इमरान खान से जनरल बाजवा की मुलाकात हुई है। तो ये एक अब सोचने का मुकाम है कि ईवान सदर क्या किसी खलाई बुलबुले में है
ईवान सदर में आर्मी चीफ तो खैर बड़ी बात है, कोई ब्रिगेडियर लेवल का अफसर भी जाए तो मीडिया से ये बात छुपी नहीं रह सकती। ज़ाहिर है वो बुर्का पहनकर तो नहीं जाएगा, वो किसी गाड़ी में जाएगा, और अगर किसी भी गाड़ी में जाएगा तो वो अगर साफ शीशों वाली गाड़ी होगी तो हज़ारों अफराद उसको देख चुके होंगे ईवान सदर तक पहुँचते पहुँचते, और अगर वो काले शीशों वाली गाड़ी है तब भी सहाफ़ियों का माथा ठिनकेगा कि ये काले शीशों वाली गाड़ी में कौन है जो ईवान सदर गया है, और फिर बात का बतंगड़ बने या सही बात तक पहुंच जाए अलग बात है। तो लेकिन यहाँ तो जनरल बाजवा साहब वहाँ ईवान सदर में गए, वहाँ 2 घंटे या 15 मिनट या आधा घंटा मुलाकात हुई और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। यहाँ तक कि एक वो टीवी के एंकर साहब हैं जो अब शायद पाकिस्तान से फ़रार हो चुके हैं, अरशद शरीफ, उन्होंने इतला दी, तो जिसके बाद फिर ये बात फैली। और लेकिन बहरहाल इसके अरशद शरीफ के विलाग को किसी ने अहमियत इसलिए नहीं दी कि ये सारा जो ग्रुप है एक मखसूस किस्म के सहाफ़ियों का, जिनको गोगी गैंग से इफ्जाना मिलता है, एजाज़िया मिलता है 10-10 लाख का, इनकी बातों में ख़बरियत के हवाले से कोई काबिल एतबार चीज़ नहीं होती। इनकी बताई गई 100% ख़बरें झूठी साबित होती हैं। तो लेकिन ये हुआ कि एक बुज़ुर्ग सियासतदान इसहाक़ खाकवानी ने रऊफ़ क्लासरा साहब के टीवी प्रोग्राम में बैठकर ये कहा कि ये मुलाकात हुई है, और मुझे एक ऐसे साहब ने बताया है जो बड़े अहम आदमी हैं, उन्होंने मेरे घर आकर ये खबर दी है। तो जनाब यहीं से मामला ख़त्म हो जाता है, क्योंकि अहम आदमी अगर घर में आकर ख़बर दे तो इसका मतलब ये होता है कि ख़बर फीड की जा रही है। और खाकवानी साहब ने टीवी पर ये तकरीबन 20-25 मिनट के गुफ्तगू में ये ख़बर ब्रेक की और इसके अगराज़ व मक़ासद भी बताया कि ये कुछ हो सकते हैं या ये इसका लिंक हो सकता है। उनका तजज़िया अपनी जगह, लेकिन उस सोर्स ने घर आकर जो ख़बर फीड की उसकी तायीद में अभी तक कोई शहादत नहीं मिल सकी। और ये मुलाकात जो है, जो इतलात वही हैं कि जो राब्ते टूटे थे 2 सितंबर के आसपास, इससे आगे या इससे पीछे एक तारीख, वो अभी तक बहाल नहीं हुए हैं, और बैकडोर राब्तों की ख़बरें अभी तक नहीं हैं। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के जहन में क्या प्लान है, वो शायद हुकूमत से भी खुफिया रखा जा रहा हो, अगर कोई ऐसा प्लान है। और ऐसे वाक़यात अगर रूनुमा होते हैं कि जिनसे इसकी तरफ तस्दीक होती है, लेकिन ऐसे वाक़यात अभी तक रूनुमा नहीं हो रहे। हम मज़ीद बर्दाश्त नहीं करेंगे, ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं करेंगे का बयान साफ बता रहा है कि बैकडोर चीज़ों से कुछ मामला हल नहीं हुए। और इसी का ताल्लुक़ सदर आरिफ उल्वी उर्फ दंदान साज की उस इंटरव्यू से है जो फरमाइशी था। जिस तरह इमरान खान का इंटरव्यू दिया गया फरमाइशी था, इस तरह इसका दिया गया इंटरव्यू भी फरमाइशी था, और इंटरव्यू लेने वाला गोगी गैंग का बहुत बड़ा मुलाजिम है। तो इस इंटरव्यू में आरिफ उल्वी ने क्या कहा? पहले तो ये कहा कि उम्मीद है अच्छी खबर जल्द आ जाएगी, यानी कि मुज़ाकरात होंगे, मामला हल हो जाएगा, बहरान हल हो जाएगा, नए इंतखाबात हो जाएंगे। लेकिन ज़ाहिर है सच्ची बात मुँह से निकल जाती है। तो आरिफ उल्वी ने उसी इंटरव्यू में ये कहा कि मुज़ाकरात हों तो सब मसले हल हो सकते हैं, लेकिन सियासी पार्टियाँ, और फ़िक्रा तवज्जो से सुनिए, कि सियासी पार्टियाँ मुज़ाकरात की टेबल पर तो आएँ तो सही। इस फ़िक्रे से सारी बात खुल गई कि कोई पार्टी, यानी जिनको जो हुक्मरान इत्तेहाद की पार्टियाँ, इनमें से कोई भी पार्टी, JUI, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, उस मुज़ाकरात की टेबल पर नहीं आना चाहती जिस पर लाने के लिए दंदान साज साहब जो हैं वो मुतहर्रक हो गए हैं या उन्होंने अपील की है। तो किस्सा वही है कि हर तरफ से मायूसी के बाद किसी और ने नहीं, जनरल बाजवा ने नहीं, और जनरल बाजवा की टीम से तल्लुक़ रखने वाले किसी और आदमी ने भी नहीं, सिर्फ इमरान खान और PTI ने आरिफ उल्वी से ये कहा, इस बात के शवाहद मौजूद हैं कि राब्ते होते रहें। असद उमर साहब जो हैं, और वो परवेज़ खट्टक और दूसरे 2-3 अहम रहनुमा जो शाह महमूद कुरैशी ग्रुप के ख़िलाफ़ हैं, तो ये साहबान जो हैं ये मुसलसल मिलते रहे हैं आरिफ उल्वी से। तो इसका मतलब इसके सिवा और कुछ नहीं है कि ये इमरान खान की तरफ से कोई नक्शा लेकर जाते रहें, ब्लूप्रिंट लेकर जाते रहें, कोई
इस तरह का खाका लेकर जाते रहें कि इस तरह से कोई मदद की सबील निकालो। तो इमरान खान की दरख्वास्त पर कि ये जब ये दमदान साज जब मुज़ाकरात की तजवीज़ देगा सियासी पार्टियों को, तो वो हो सकता है कि राज़ी हो जाएं, इसलिए कि चाहे ये कुछ भी है आरफ उल्वी, लेकिन ईवान सदर में सदर की कुर्सी पर तो बैठा हुआ है। तो सदर मुमलकत के गैर जानबदाराना मौजूदा जो पोस्टर उन्होंने बनाया हुआ है झूठा, तो उसकी बुनियाद पर ये सियासी पार्टियाँ राज़ी हो जाएँ, मुज़ाकरात की टेबल बिछ जाए, तो फिर हम भी कहेंगे कि जनाब हम तो नहीं आने वाले थे, लेकिन अब सदर साहब ने कहा है कि वसीतर कौमी मफाद में आ जाओ, तो हम भी आ गए। तो ये जनाब एक फ्रॉड था जो इसने खेला, और इसमें उसे नाकामी इसलिए हुई कि इतलात के मुताबिक मुस्लिम लीग नून, जरदारी, फजलुर रहमान, तीनों में से कोई भी नहीं चाहता कि इमरान खान के साथ टेबल पर बैठे। अब वो दिन पलट गए जब इमरान खान कहता था कि मैं इन चोरों डाकुओं के साथ नहीं बैठूंगा। अब ये चोर और डाकू कहते हैं कि हम इतने ईमानदार आदमी के साथ नहीं बैठ सकते। बाकी जहाँ तक वो बाजवा साहब से इमरान खान की मुलाकात, बल्कि तसर तो ये दिया जा रहा है कि बाजवा साहब ने इमरान खान से आकर मुलाकात की, और ठीक ही तसर है। अगर मुलाकात होती है ईवान सदर में, तो ईवान सदर में तो जो बैठा हुआ आदमी वो PTI का है, तो यही मतलब निकाला जाएगा ना कि बाजवा साहब मिलने इस्लामाबाद की ईवान सदर में आ पहुँचे। तो ये ख़बर जो है, इस पर वो अल्लामा इकबाल का जो कि मशहूर दुआया नगमा है, उसका एक मिसरा ज़रा सी तरमीम के साथ में पढ़ देता हूँ कि लब पे आती है ख़बर बन के तमन्ना मेरी। तो जनाब इससे ज़्यादा मामला नहीं है। बाकी जहाँ तक मामलात हैं इमरान खान की सोच के, उसने अपने कारंदों को लगाया हुआ है। ये आप इसकी वीडियो देखिए, ये जो आज़म सवाती है क्या बकवास कर रहा है। ये वाज़े तौर पर कह रहा है कि फ़ौज जो है यही दहशतगर्द है, यही माफिया है, यही करप्ट टोला है, और कभी अभी तक इससे किसी ने पकड़ा नहीं है। वरना आप सोच सकते हैं कि कोई आदमी माइक पर ये कहे और उसको रिकॉर्ड भी कराए और फिर इसे YouTube पर अपलोड भी कर दे कि फ़ौज दहशतगर्द है और फ़ौज करप्शन का माफिया है, और इसके बाद उसे पकड़ा ना जाए। ये उसी लाडलेपन की इंतहा है ये, लेकिन ये लाडलापन फ़ौज की तरफ से नहीं दिखाया जा रहा। ज़ाहिर है फ़ौज तो इस तरह नहीं कर सकती ना कि वो 4 फ़ौजी भेजे और आज़म सवाती को गिरफ़्तार कर लें। गिरफ़्तारी तो हुकूमत के ज़रिए ही होनी है। फ़ौज गिरफ़्तार तब करती है जब वो मार्शल लॉ के ज़रिए हुकूमत कर रही हो, या फिर वो लापता करने वाला केस होता है, वो उसमें माड़े लोग लापता होते हैं, आज़म सवाती जैसे लोग उसमें लापता नहीं हुआ करते। फिर मुराद सईद, इसकी भी एक वीडियो 6-7 मिनट की इसने वीडियो की और बकवास की है, और वो मैं बकवास उसके साथ नहीं लगा रहा, क्योंकि वो लाजानी किस्म की एक बेसरोपा किस्म की गुफ्तगू करते हुए, उसका सिर्फ़ एक फ़िक्रा मैं आपको कोट अनकोट कर देता हूँ कि उसने ये कहा कि ये फ़ौज कहती है कि हमने तो बाढ़ लगा दी, फिर बाढ़ लगा दिए तो फिर दहशतगर्द कहाँ से आ रहे हैं। यानी इनडायरेक्ट वो ये कह रहा है कि दहशतगर्दों को फ़ौज ला रही है। दर हकीकत मामला ये है कि इन दहशतगर्दों को फ़ौज नहीं ला रही, PTI ला रही है। आप देखें कि TTP ने पिछले कुछ दिनों से हमले तेज़ कर दिए हैं। उनका टारगेट है फ़ौजी दस्ते, उनका टारगेट है पुलिस वाले, और इनका टारगेट है इमरान खान के मुखालफ। पिछले 2-3 दिनों में इन्होंने JUI के 4 अरकान शहीद किए और 4 ज़ख्मी किए हैं, और कुछ ANP वालों को ज़ख्मी किया है, कुछ और लोगों को भी ज़ख्मी किया है, हमला किया है, अगवा भी किया है, जो PTI के इलाके में मुखालिफ तस्वुर किए जाते हैं। TTP को फ़ौज नहीं ला रही बॉर्डर क्रॉस करके, ये यहीं छुपे हुए लोग हैं जो इमरान खान की बाजुए शमशीर जन बनकर अब इमरान खान के सियासी मुखालफों को ठिकाने लगा रहे हैं। चाहे वो अमन कमेटी के लोग हों, चाहे वो JUI के लोग हों, चाहे वो ANP के लोग हों, चाहे वो फ़ौजी हों, चाहे वो मिलिशिया के हों, चाहे वो रेंजर्स के हों, वो जो भी वहाँ सरहदी फ़ोर्स मौजूद हैं उनको ये निशाना बना रहे हैं, और हर रोज़ एक न एक वारदात हो रही है, और ये वारदातें मज़ीद भी इनकी तरफ से होने का ख़तरा है। और इसीलिए ISPR ने मेरे ख्याल में 1.5 हफ़्ता हो गया, 2 हफ़्ते हो गए, इस तरह की बात की थी कि हमारी इन पर नज़र है, और ये ज़ाहिर हालात ख़राब करने की कोशिश करेंगे। तो 2018 के उससे पहले
जो इलेक्शन हुए थे, जिनके बाद जरदारी साहब की हुकूमत बनी थी, आपको याद होगा कि टीटीपी ने तहरीक इंसाफ की मुखालिफ हर पार्टी को निशाना बनाया था और सेकुलर नॉन सेकुलर को नहीं देखा था। एएनपी वालों को सबसे ज़्यादा मारा, पीपल्स पार्टी वालों को उसके बाद मारा, जमात इस्लामी वाले मारे, JUI के लोग मारे, मुस्लिम लीग नून के लोग मारे, और अगर नहीं किसी को मारा तो वो थी PTI। तो अब फिर ये इमरान खान की खसूसी हिदायत पर टीटीपी ने वहाँ एक जाल बिछाना शुरू कर दिया है और इन्होंने कई वारदातें की हैं। लेकिन एक बात जो है वो क्लियर है, वो ये है कि ये एक अशरा पहले के मुकाबले में अब इन पर फ़ौज की नज़र ज़्यादा है। अब इनको निशाने पर लिए जाने के इम्कानात जो हैं वो ज़्यादा हैं। कुछ मसाले हैं, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल बड़ी ख़राब है पाकिस्तान की मफादात के लिहाज से, वैसे नहीं, वैसे तो उनका मामला जो चलता रहता है, तो चुनांचे इनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर करना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत सारे मुकामात पर इनको कर्टेल किया और इनकी एक्टिविटीज़ को होने से रोका है फ़ौज ने। और ख़ास तौर पर जब से पेशावर में नए कोर कमांडर गए हैं तो PTI को भी शिकायतें पैदा हो गई हैं और TTP को भी शिकायतें पैदा हो गई हैं। दिलचस्प इत्तफ़ाक़ है। तो नाज़रीन, ये अब तक की सूरत हाल का खुलासा है। तो इंशाअल्लाह कुछ मज़ीद मालूमात के साथ अगले व्लॉग में हाज़िर होऊंगा। तब तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।